नमस्कार दोस्तों। आटा खत्म हो गया था किंतु सुधीर की भूख नहीं। वो उसी प्रकार थाली पर हाथ रखे टुकुर टुकुर देख रहा था। 16 रोटियां खा चुका था। माँ होकर भी मैं उसकी रोटियां गिन रही थी। फिर आटा गूंथ कर सुधीर को खिला पिलाकर जब मैं उठी तो रात के 10:30 बज चुके थे। सुधीर वहीं थाली में हाथ धोकर जमीन पर औंधा पड़ा सो रहा था। उसे किसी तरह खींचकर बिस्तर पर लिटाया, उसकी मसहरी लगाई। इसके बाद मैं भी लेट गई। सुधीर मेरा 20 वर्षीय अर्धविक्षिप्त पुत्र था। लगभग 5 वर्ष तक वो सामान्य बच्चों की तरह रहा। फिर उसका शरीर तो बढ़ता गया किंतु मानसिक क्षमता जस की तस ही बनी रही। वो हंसकर या क्रोधित होकर अपनी बात समझा देता था। शरीर से बलवान था। उससे 4 वर्ष बड़े उसके भाई सुमीर में ऐसी किसी भी तरह की अस्वाभाविकता के लक्षण न थी। वो तीक्ष्ण बुद्धि का स्मार्ट युवक था और बहुत कम उम्र में ही प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा बैंक की नौकरी पा गया था। मेरे पति, 2 बेटे और मैं इस छोटे से परिवार में मानसिक शांति और सुकून न था। सुधीर की भूख अस्वाभाविक थी। हर 2 घंटे में वो खाने के लिए बच्चों की तरह उपद्रव करता। उम्र बढ़ने के साथ उसमें उन्मत्तता भी बढ़ती गई। उन्मत्तता की स्थिति में वो चीखता चिल्लाता, कपड़े फाड़ डालता था और पकड़ने वाले पर हिंसक आक्रमण भी कर देता था। उसके पिता और भाई उसे पकड़कर नींद का इंजेक्शन देते और कमरे में बंद कर देते। 1-2 वर्ष के बाद उसमें एक समस्या और उत्पन्न हो गई। वो लड़कियों और औरतों के प्रति तीव्र आकर्षण महसूस करता एवं अशोभनीय हरकतें करने लगा। कभी काम वाली बाई को परेशान करता, कभी मोहल्ले टोले की लड़कियां और महिलाओं को घूरता, उन्हें छूने का प्रयास करता। उसकी इन आदतों की वजह से ही मैं उसे कहीं भी लेकर नहीं जाती थी। दीदी के बेटे के विवाह की घटना तो मैं भूल ही नहीं सकती। उनके बहुत अनुरोध पर मैं परिवार वहां पहुंची। सुदीर्घ उनके महीनों के लिए बनाए लड्डुओं और मठरियों को 2 ही दिन में चट कर गया। रिश्तों की बहनों के साथ भी वो अनाप शनाप हरकतें करता, उनके करीब जाने की कोशिश करता। लोग उसे पागल समझकर टाल जाते, उस पर हंसते और मैं खून का घूंट पीकर रह जाती। विवाह की पूर्व रात्रि को तो उसने हद ही कर दी। लड़कियों के बीच जाकर लेट गया। मना करने पर उपद्रव करने लगा। उसे दवा वगैरह देकर हम उसी रात किराए की कार से लौट गए। उसके बाद मैंने उसे लेकर कहीं न जाने की कसम खा ली। मानसिक शांति के अभाव में सुमीर भी घर में कम ही रहता। उसके पिता भी पूरा पूरा दिन बाहर बैठकर अखबार पढ़ते रहते थे, केवल खाने और सोने को अंदर आते थे। सुधीर का पूरा दायित्व मुझ पर था। वो मुझे भी धकिया देता था, नौच लेता था, किंतु प्यार से समझाने पर केवल मेरी ही बात सुनता। एक दिन काम वाली बाई ने मुझसे कहा, माताजी, आप भैया की शादी क्यों नहीं कर देती? कौन लड़की देगा उसको? मैंने उदासीनता से कहा, अरे गरीब घर की लड़कियां बहुतेरी मिलेंगी, शादी के बाद वो ठीक भी हो जाएंगी। मैंने हाँ हूँ कर दिया। गरीब घर की लड़की की क्या जिंदगी नहीं होती? गुस्से में कहीं उसे मार ही डाले तो कौन जिम्मेदार होगा? उसी दिन शाम को सुधीर ने काम वाली बाई पर आक्रमण कर दिया। मैं और सुधीर के पापा बाहर बैठे चाय पी रहे थे। नींद का इंजेक्शन लिए सोते सुधीर के प्रति
हम निश्चिंत थे। अचानक चीख सुनकर अंदर गए। आंगन में बाइक को पकड़कर कमरे की ओर घसीटती सुधीर को चीख कर मैंने सावधान किया। फिर बाइक को छुड़ाने लगी तो उसने मुझे दानव की तरह धकेल दिया। हक्के बक्के खड़े उसके पिता ने पास रखी सुमीर की हॉकी उठा ली और पागलों की तरह उस पर टूट पड़ी। मैं उसे बचाने को आगे बढ़ी और लड़खड़ा कर गिरी और अचेत हो गई। आंखें खुलने पर समीर और उसके पिता को अपने पास बैठे पाया। सुधीर कहाँ है? मैंने पूछा। यहीं है, घर के बाहर बैठा है, समीर के पिता ने कहा। बाहर? अरे कहीं भाग जाएगा। भाग जाने दो नालायक को। खाने पीने व आराम की खूब समझ है, लेकिन बाकी बातों के लिए पागल बन जाता है। उसके पिता गुस्से से लाल थे। मैं रोने लगी। सुमीर ने मुझे समझाया, माँ आप परेशान क्यों हो रही हो? वो यहीं दरवाजे के बाहर बैठा है। पापा ने उसे पीट कर बाहर निकाला है। सही और गलत की समझ उसे होनी चाहिए। यह सज़ा जरूरी। कब तक लाड़ प्यार में हम उसकी भद्दी हरकतों को बर्दाश्त करते रहेंगे? मुझे बाई वाली घटना का ध्यान आया। शर्म आ गई। ये विवेकहीन बुद्धिहीन निरा पागल लड़का मेरी ही कोख की संतान था। रात में सबके सोने पर मैं धीरे से उठी। रात के 11 बज रहे थे। बेचारा बिना खाए पिए बाहर बैठा था, किंतु दरवाज़ा खोलने पर वहाँ सुधीर नहीं मिला। सुमीर उसके पिता को जगाया। दोनों स्कूटर लेकर आसपास का पूरा इलाका छान आए, किंतु वो कहीं नहीं मिला। एक राहगीर ने बताया कि उन्होंने एक गोरे स्वस्थ लड़के को ट्रक के नीचे लटक कर जाते हुए देखा है। पुलिस को खबर की गई, किंतु उसका कहीं अता पता न मिला। दिन के बाद महीने और महीने के बाद साल बीतने लगे। सुधीर न लौटा। उसका कोई सुराग नहीं मिला। हम भी रो रो कर थक चुके थे। परिजनों की सलाह पर अब हम सुमीर के विवाह का सपना देखने लगे। घर में पायल और चूड़ियों की छनक गूंजेगी जीने का एक बहाना मिल गया। जीवन में एक लय उत्पन्न हो गई। किंतु तभी एक दिन पुलिस वाले हमारे दरवाजे पर आ खड़े हुए। बताया सुधीर का पता चल गया था। उसने एक नशेड़ी गंजेड़ी साधु की संगत में पूरा साल बिता दिया था। निश्चय ही वो भी नशा करने लगा होगा। पुलिस जीप में हम तीनों हैरान परेशान बैठ गए। शहर से लगभग 50-55 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में पुलिस हमें लेकर पहुंची। आगे जो दृश्य हमने देखा, उसे किस तरह सहन किया, ये केवल हम ही जानते हैं। वहाँ सुधीर नहीं, उसकी छत विक्षिप्त सड़ी गली देह पड़ी थी। तेज रफ्तार से जाते किसी ट्रक की चपेट में वो आ गया था और नशे में धुत उसके साथी को अपनी ही खबर नहीं थी तो उसकी क्या होगी। कई दिन बाद गांव वालों की खबर पर पुलिस आई। उसके साथ सुधीर की फोटो व पहचान का मिलान करके हमें सूचित किया गया था। सुधीर के शव को जीप में डाल हम लौट चले। उसका सिर उसके पिता की गोद में पड़ा था। वे पश्चाताप की आग में जलते रो रहे थे। उन्होंने ही तो उसे घर से बाहर निकाला। मुझे याद आ रहा था कि उसके जन्म पर कितना जश्न मनाया गया था। वो था भी गोल मटोल, प्यारा सा। कितने सपने बुने थे उसे लेकर, लेकिन उसके बड़े होते होते सब टूट गए। वो विधि के विधान का एक मजाक बनकर रह गया। अधिक बलिष्ठ पर बुद्धिहीन,
सभ्य लोगों की दुनिया का असभ्य हिंसक सदस्य अपने सभी कर्म कुकर्मों का लेखा जोखा छोड़ पंच तत्व में विलीन हो गया। मैं हमेशा उसके बचपन की यादों में खोई रहती। पग पग सुमीर के पिता व सुमीर मुझे संभालते समझाते उन्हीं कठिन परिस्थितियों में इनकी बड़ी बहन सुमीर के लिए रम्या का रिश्ता लेकर आई। हमने हाँ कर दी। चट मंगनी पट ब्याह हो गया। सुंदर कोमल बुद्धिमान शिक्षित रम्या हमारे घर खुशियों का झोंका लेकर पहुंची। टूटे हृदय वाले हम 3 लोगों को उसने बखूबी संभाल लिया। आराम से बैठकर रोटी खाने का क्या आनंद होता है वो तो हमने जाना था। मैं और समीर के पिता टेलीविज़न देखते हुए चाय की चुस्कियाँ लेते बातें करते हुए शाम को झोला लिए बाजार हाट कर आते। लौटने पर घर साफ सुथरा चमकता हुआ मिलता। गर्मा गर्म भोजन मेज पर सजा रहता। मोहल्ले की लड़कियां औरतों का जमघट अब हमारे घर लगा रहता। पहले तो सुधीर के कारण आसपास नहीं भटकती थी। अब रम्या के सुंदर स्वभाव के आकर्षण में बंधी चली आती हैं। उनकी चहचहाटों से खिलखिलाहटों से हमें अपने जीवन का लुत्फ उठाते। सुमीर ऑफिस के बाद अब हर समय घर पर ही बना रहता था। जीवन की इन छोटी छोटी खुशियों में इतना आनंद रस होता है ये हमने अब जाना। महीने 2 महीने में हम रिश्तेदारों के घर भी चक्कर लगाते और वो भी चले आते। हमें अब जीवन में कोई शिकायत नहीं रह गई थी। आज दोपहर को खाकी वर्दी वाले पुनः ढेरों आशंकाएं लिए जीप में आए और इनकी सुधीर की एक फ़ोटो दिखाई। यह आपका लड़का है? हाँ, लेकिन इसकी मृत्यु हो चुकी है। नहीं, ये जिंदा है। पुलिस अधिकारी हंसकर बोला। मैं कैसे विश्वास करूं? अपने हाथों उसका दाह संस्कार किया है मैंने। सुमीर के पिता परेशान थे। क्या उसको देखकर आपको लगा था कि वो आपका ही बेटा है? मेरा मतलब सारे पहचान चिन्ह आदि। हम में से किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। पहचान लायक शरीर तो था ही नहीं। वो तो इस कदर बुरी हालत में था कि उसमें पहचान चिन्ह खोजना ही मुश्किल था। सच, किसी अपरिचित भिखारी की मृतदेह को दुलारते पुचकारते आंसुओं की गंगा बहाते हमने मुखाग्नि दे डाली थी। अगले दिन अपने चिर परिचित अंदाज में सुधीर हमारे सामने खड़ा था। कुछ आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करके उसे हमें सौंप दिया गया था। इन 1.5 सालों तक वो किसी अमीर व्यापारी के फार्म हाउस में पड़ा था। वहीं मजदूरों के बीच समीर के एक मित्र ने उसे पहचाना था जो वहीं नौकरी कर रहा था, जिसके चलते सुधीर आज हमारी आंखों के सामने खड़ा था। वो कभी कमरों में घूमता रहा, मेरे पास आया, पिता के पास गया, फिर रम्या के पास जाकर ठिठक गया। उसके चारों ओर गोल गोल घूमते हुए वो हंसने लगा। उसके जोर जोर हंसने से भयभीत होकर रम्या अपने कमरे की ओर दौड़ी। पीछे वो भी दौड़ा। सुमीर उसे पकड़कर उसके कमरे में ले गया। बहुत दिनों बाद मैंने रसोई में जाकर उसके लिए ढेर सारा खाना बनाया। शाम तक सुधीर के आने की खबर आग की तरह मोहल्ले में फैल गई। काम वाली बाई ने ना आने का समाचार भिजवा दिया। रम्या की सहेलियां बाहर से ही उल्टे पांव लौट गई। रात गहराने से पहले सुमीर रम्या को अपना सामान पैक करते देख मैं सन्न रह गई। मम्मी, अब रम्या का यहाँ रहना मुश्किल होगा। सुधीर को या तो मानसिक अस्पताल में भर्ती करवा दो
या उसकी कहीं भी शादी करवा दो। समीर ने कहा। वो ठीक कह रहा था। मैं और उसके पिता आंखों में आंसू भरे उन्हें जाते विवशता से देखते रहे। हम हताश व निराश थे। अंदर कमरे में खा पी कर सो रहे सुधीर के खर्राटों की आवाज़ आ रही थी। घर में सन्नाटा छाया था। चलती हुई हवा की आवाज़ भी कान में शोर पैदा कर रही थी। हमने उसे जन्म दिया है, सड़क पर थोड़े ही फेंक देंगे। उसकी जिम्मेदारी तो हमें ही वहन करनी होगी। लेकिन कल तक कितने खुश थे ना हम, आज सब हमें छोड़कर चल दिए। सुमीर के पिता धीरे धीरे कह रहे थे, मानो खुद से बतिया रहे हों। मन की सारी खिन्नता, क्षोभ, असंतोष, दुख और शायद तनिक स्वार्थ से प्रेरित भरे मन से यह एक वाक्य निकला, काश जिस अपरिचित व्यक्ति को हमने अंतिम संस्कार किया था वो सुधीर ही होता। सुमीर के पिता चौंक कर मुझे देखने लगे। क्या ये अपने कोख से जन्मे पुत्र के लिए एक माँ के कथन थे? तो दोस्तों, एक माँ की अंतर व्यथा कोई नहीं जानता। वो अपने बच्चे के लिए कुछ भी बुरा नहीं होने देगी, चाहे उसका पुत्र कितना भी बेहुदा हरकतें करे या कुछ भी करे। लेकिन माँ तो माँ ही होती है और उसका ख्याल रखने के लिए वो फिर से अपनी कमर कस लेती हैं और उस बेटे को जिसके छाया में उन्होंने सुख महसूस किया था उसको घर से जान देती। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कहानी बहुत अच्छी थी। आपको यदि पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, जिसका नाम है हमारी कही। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।